प्रश्न संख्या 86 है। गोयल वंश की उत्पत्ति ईरान के शासक नौ शेका से संबंधित किसने बताई है? गोयलों की उत्पत्ति जो है नौ शेका से संबंधित किसने बताई, वो हमें इसका उत्तर देना है। पहला ऑप्शन है कर्नल जेम्स टॉड, अबुल फजल, मुणोद नैणसी, जी.एच. ओझा। तो गोयल राजवंश की जो उत्पत्ति है नौ शेका से बताई है अबुल फजल ने। तो बी इसका सही उत्तर है। अब हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का इतिहास। सबसे पहले हम ले रहे हैं गोयल वंश और इसके प्रतापी शासक। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और इसके जो आसपास का क्षेत्र है उसको मेवाड़ कहा जाता था। गोयल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया था। सब ज़्यादातर शासन कहाँ किया था? मेवाड़ में किया था। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गोहिल के नाम से हुआ है। ये जो हम पढ़ रहे हैं इसकी हर एक लाइन जो है इम्पोर्टेंट है, तो आप प्रत्येक लाइन को अच्छे से समझ के ध्यान रखें और याद रखें, बार बार रिवीजन करते रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको गोयल वंश से संबंधित सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ सके। गोयल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत जो है वो प्रचलित है। अबुल फजल ने जो है इन्हें ईरान के शासक नौ शेका से संबंधित बताया। तो किससे किससे संबंधित बताया वो आपको याद रखना है। तो अबुल फजल ने जो है इसको गोयल वंश को ईरान के शासक नौ शेका से संबंधित बताया है। जबकि कर्नल जो टॉड है इनको वल्लभी के शासकों से संबंधित मानते हैं। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, वल्लभी के शासकों से संबंधित कौन मानता है? कर्नल जेम्स टॉड मानता है। वहीं नैणसी और गोपीनाथ शर्मा जो है इनको ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। ये मानते हैं कि गोयल की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मण से हुई थी। नैणसी और गोपीनाथ शर्मा मानते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जो मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गोयल ने अपना शासन स्थापित किया था। गोयल के बाद में जो है मेवाड़ का प्रतापी शासक हुआ था बप्पा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। कर्नल टॉड ने गोयलों की उत्पत्ति जो है किस स्थान से बताई है? आनंदपुर से, आठपुर से, वल्लभी से या वीरनगर से? तो कर्नल टॉड ने जो गोयलों की उत्पत्ति बताई है वो बताई है उन्होंने वल्लभी से। वल्लभी कहाँ पे? गुजरात में। तो इसका सी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है गोयलों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताने वाले विद्वान कौन थे? मुणोद नैणसी, गोपीनाथ शर्मा, जी.एच. ओझा या स्मिथ? तो ब्राह्मणों से मानने वाले दो जने थे, एक तो मुणोद नैणसी और एक गोपीनाथ शर्मा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार गोहिलादित्य ने शासन की शुरुआत जो है वो कब की थी? 455 ईस्वी में, 566 ईस्वी में, 568 ईस्वी में या फिर 762 ईस्वी में? तो उन्होंने जो शुरुआत की थी गोहिलादित्य ने वो की थी 566 ईस्वी में। बी इसका सही उत्तर है। गोहिल राजवंश या मेवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? गोहिलादित्य, शिलादित्य, बप्पा रावल या महेंद्र द्वितीय? तो पहला जो प्रतापी शासक है वो माना जाता है बप्पा रावल को। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी सही है। अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न संख्या 91। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में, राज प्रशस्ति के अनुसार बात हो रही है, किस शासक को उन्होंने हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था? बप्पा रावल ने किसको हराया था 734 ईस्वी में? संप्रति मौर्य, चित्रांग मौर्य, चित्रांगन मौर्य या मान मौर्य? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। उन्होंने मान मौर्य को हराया था 734 ईस्वी में और फिर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। किसने हराया था? बप्पा रावल ने। अब हम विस्तार से पढ़ते हैं बप्पा रावल के बारे में। इसकी प्रत्येक लाइन जो है प्रश्न बनती है। सबसे पहले बप्पा रावल का जो है कार्यकाल याद रखना आपको, कहाँ से कहाँ तक है। ये 734 से लेकर 753 ईस्वी तक शासन इन्होंने किया था। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। बप्पा की जो राजधानी थी वो क्या थी? नागदा थी। तो ये भी आपको याद रखना है, बप्पा रावल की राजधानी क्या थी? नागदा थी। बप्पा ने कैलाशपुरी में एक लिंगजी, जिसको लकुलिश भी कहा जाता है, एक लिंगजी मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने कराया था? बप्पा रावल ने करवाया था कैलाशपुरी में। एक लिंगजी जो है गोयल वंश के कुल देवता थे। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, गोयल वंश के कुल देवता कौन थे? वो थे एक लिंगजी। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? कालभोज था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार जो बप्पा का वास्तविक नाम था वो क्या था? वो था कालभोज। बप्पा जो थी वो कालभोज की क्या थी? उपाधि थी। नाम वास्तविक क्या था? कालभोज था। बप्पा इसकी क्या थी? उपाधि थी। वीर विनोद के जो रचनाकार है वो है कवि राजा श्यामल दास। उन्होंने कहा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था।
ये बात भी उन्होंने कवि श्यामल दास ने भी बताई। बप्पा किसी राजा का नाम नहीं था, अपितु क्या था, खिताब था। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। जो विदेशी का आक्रमण हुआ था उसको सिंध तक खदेड़ने वाले कौन थे? बप्पा रावल थे। इसलिए इतिहासकार CV वैद्य बप्पा की जो तुलना है उन्होंने चार्ल्स मार्टन से की है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टन से किसने की है? CV वैद्य ने की है। अब चार्ल्स मार्टिन कौन था? ये फ्रांसीसी सेनापति था जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था। तो ये सारी जानकारी आपको बप्पा रावल से संबंधित याद रखनी है अच्छे से। नेक्स्ट प्रश्न है 92। बप्पा रावल के समय गुइलों की राजधानी क्या थी? आहड़, चित्तौड़, नागदा या आवरगढ़? तो बप्पा रावल के समय गुइलों की जो राजधानी थी वो थी नागदा। C इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बप्पा रावल ने जो है कितने वर्षों तक शासन किया था? तो उनका जो कार्यकाल है वो है 734 से लेकर 753 तक। तो ये माइनस करके देखेंगे तो लगभग ये आएगा 19 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 19 वर्ष तक उन्होंने शासन किया था। बप्पा रावल द्वारा निर्मित एकलिंगजी मंदिर कैलाशपुरी किस संप्रदाय से संबंधित है? कापालिक संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, लकुली संप्रदाय या फिर वल्लभ संप्रदाय? तो एकलिंग जी का जो मंदिर है वो है लकुली संप्रदाय से संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा C। अगला प्रश्न है, गुइल वंश के कुल देवता कौन है? गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, श्रीनाथ जी या एकलिंग जी? तो गुइल वंश के जो कुल देवता है वो है एकलिंग जी। D इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सत्य कथन बताइए। GH ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम जो था वो कालभोज था तथा बप्पा कालभोज की उपाधि थी। तो पहला कथन सत्य है। वीर विनोद के रचयिता कवि श्यामल दास के अनुसार बप्पा किसी राजा का नाम नहीं बल्कि यह एक उपाधि थी। दोनों ही कथन जो है सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 1 व 2 दोनों। अगला प्रश्न है 97। चित्तौड़ पर विदेशी आक्रमण होने पर उनसे मुकाबले की चुनौती स्वीकार कर सिंध तक खदेड़ने वाला प्रथम गुइल शासक कौन था? गुइलादित्य, बप्पा रावल, महेंद्र या फिर अल्लट? तो सिंध तक जो खदेड़ने वाला प्रथम गुइल शासक था वो था बप्पा रावल। B इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जैत्र सिंह ने चित्तौड़ पर शासन किया था, कब से कब तक किया था? 843 से 892, 1144 से 1182, 1213 से 1253, 1260 से 1253 तक, और सॉरी लास्ट ऑप्शन है 1260 से 1274 तक। तो जैत्र सिंह की बात हो रही है, उन्होंने शासन किया था 1213 से लेकर 1253 तक। तो C ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम जैत्र सिंह के बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं। जैत्र सिंह का कार्यकाल जो है वो 1213 से लेकर 1253 तक है। गुइल के ही एक वंशज जैत्र सिंह ने जो है परमारों से चित्तौड़ छीन कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो आपको ध्यान रखना है कि चित्तौड़ को जो है उन्होंने किन से छीना था? परमारों से छीना था, और चित्तौड़ को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। जैत्र सिंह ने 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को जो है परास्त किया था। तो ये भी अच्छा प्रश्न बनता है कि भूताला का युद्ध जो है कब हुआ था? 1227 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। और इस युद्ध का जो वर्णन है वो है हमीर मद मर्दन, एक ग्रंथ है उसमें मिलता है। हमीर मद मर्दन किसने लिखा था? ये लिखा था जय सिंह सूरी ने। तो सारे प्रत्येक लाइन में जो है प्रश्न बनता है। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को जो है अमीर कहा गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जैत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि ये इनका कोटेशन याद रखना आपको, कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत्र सिंह ही हुआ था, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की थी। तो उस समय ये काफ़ी प्रतापी और बलवान राजा हुए थे, जिसकी प्रशंसा जो है उनके विरोधियों ने भी की थी। तो ये थे जैत्र सिंह। इनसे संबंधित सारी जानकारी आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला प्रश्न है 99। गोइल शासक जैत्र सिंह ने किन्हें हराकर चित्तौड़ पर अधिकार करके इसे राजधानी बनाया था? तो गोइल शासक जैत्र सिंह ने किसको हराया था? हुणों को, मौर्यों को, परमारों को या प्रतिहारों को? तो उन्होंने हराया था परमारों को। C इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, 1227 ईस्वी में लड़े गए भूताला के युद्ध में
जेत्र सिंह ने किस सल्तनतकालीन शासक को हराया था, जिसका वर्णन जय सिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मदन में मिलता है? अलाउद्दीन खिलजी को हराया था, बलबन को, इल्तुतमिश को या जलाउद्दीन खिलजी को? तो उन्होंने किसको हराया था? तो हराया था इसको इल्तुतमिश को। सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार दिल्ली में गुलाम शासकों के समय मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन था, जिसकी प्रशंसा, वीरता की प्रशंसा विरोधियों ने भी की थी? बप्पा रावल, जेत्र सिंह, अल्लट, शक्ति कुमार? तो उस समय जो मेवाड़ का प्रतापी शासक था वो था जेत्र सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक का शासनकाल सबसे कम है? इन चारों में से सबसे कम शासनकाल किसका है? बप्पा रावल का, जेत्र सिंह का, राणा अमीर का या रावल रतन सिंह का? तो इन सब में से आपको ध्यान रखना है, रावल रतन सिंह का कार्यकाल सबसे कम है, शासनकाल सबसे कम है इसका। रावल रतन सिंह का जो शासनकाल है वो है 1302 से लेकर 1303 तक। बहुत कम समय के लिए शासन काल में रहे थे। तो रतन सिंह के बारे में और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको हम विस्तार से देखते हैं। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा था, जिसका कारण था अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और चित्तौड़ की सैनिक एवं व्यापारिक उपयोगिता थी। तो 1303 में रावल रतन सिंह को किसका सामना करना पड़ा था? अलाउद्दीन खिलजी का सामना करना पड़ा था। उसने आक्रमण क्यों किया था? एक तो उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी और एक चित्तौड़ की सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता थी। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने ग्रंथ लिखा था पद्मावत। उसमें अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण का जो कारण है वो रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया गया है। रावल रतन सिंह की जो पत्नी थी उसका नाम था रानी पद्मिनी, उसको अलाउद्दीन खिलजी प्राप्त करना चाहता था। ये चित्तौड़ के आक्रमण का कारण माना है किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था पद्मावत, और वो कब लिखा था? 1540 ईस्वी में लिखा था। डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उसके जो सेनापति थे गोरा और बादल, ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो आपको ध्यान रखना, गोरा और बादल किसके सेनापति थे? रावल रतन सिंह के सेनापति थे। और रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जो है जौहर कर दिया था, मतलब अग्नि में ये कूद गई थी। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार था अमीर खुसरो, वो भी इसमें सम्मिलित हुआ। उसने अपना ग्रंथ लिखा था खजाइन उल फुतू, उसमें उन्होंने इस आक्रमण का वर्णन किया है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को जो है चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया था, और चित्तौड़ का जो नाम है वो रख दिया था खिजराबाद। तो प्रशासक किसको नियुक्त किया था? खिज्र खां को, और चित्तौड़ का नाम बदल के क्या कर दिया था? खिजराबाद। रतन सिंह मेवाड़ के गुइल वंश की रावल शाखा का जो है अंतिम शासक था। जो मेवाड़ है उसकी गुइल वंश की दो शाखाएं बनी गई थी, एक तो रावल शाखा और एक सिसोदिया शाखा। तो रावल शासक का ये अंतिम शाखा का ये अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में रतन सिंह को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार करके दुर्ग का नाम क्या रखा था? खैराबाद, जलालाबाद, खिजराबाद, मोमिनाबाद? तो उन्होंने जो नाम रखा था वो रखा था खिजराबाद। सी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 104 लेते हैं। सत्य कथन बताना है। रतन सिंह एवं रानी पद्मिनी कथा का वर्णन 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत ग्रंथ में मिलता है। दशरथ शर्मा पद्मावत कथा का जो है समर्थन करते हैं। रतन सिंह अपने सेनापति गोरा बादल के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने 1303 ईस्वी में जौहर किया था। तो ये सारे के सारे कथन जो है सत्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ को जीतकर यहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? उल्लू खां को, नुसरत खां को, आइन उन मुल्क को या खिज्र खां को? तो उन्होंने प्रशासक नियुक्त किया था अपने पुत्र खिज्र खां को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, चित्तौड़ के प्रथम शाखे का वर्णन किस इतिहासकार ने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतू में किया है? मोहम्मद नैन्सी, अब्दुल कादिर बदायूनी, अमीर खुसरो, शेख शादी? तो इतिहासकार था वो अमीर खुसरो। इसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतू में इस शाखे का जो है वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
एक तरफ सूची में लिखा हुआ शासक और दूसरी तरफ लिखा हुआ शासनकाल। तो सबसे पहले हम देखते हैं राणा हमीर का शासनकाल। तो राणा हमीर का जो शासनकाल है वो है 1326 से लेकर 1364 ईस्वी तक। तो इसका हो जाएगा पहले का 1 नंबर। दूसरा है महाराणा लाखा। महाराणा लाखा का जो शासनकाल है वो है 1382 से लेकर 1382 से लेकर 1421 ईस्वी तक। फिर है महाराणा मोकल। महाराणा मोकल का जो शासनकाल है वो है 1421 से लेकर 1433 तक। तो इसका हो जाएगा 4 नंबर। और सांगा का जो कार्यकाल है वो है 1509 से लेकर 1528 तक। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है 1, 2, 4, 3। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो सभी के शासनकाल आपको अच्छे से याद रखना है। परीक्षा में ऐसे प्रश्न आज कल जो है ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। नेक्स्ट अपना जो शासक है वो है राणा हमीर। राणा हमीर का जो शासनकाल है वो है 1326 से लेकर 1364 ईस्वी तक। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार थे हमीर। उन्होंने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गोइल वंश की पुनः स्थापना की थी। चित्तौड़ पर उन्होंने वापस अधिकार किया था 1326 ईस्वी में। सिसोदा का जागीरदार होने से उसे जो है सिसोदिया कहा गया। हमीर के जो दादा थे वो थे लक्ष्मण सिंह। वो अपने पुत्रों के साथ में अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक जो है सिसोदिया कहलाते हैं। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। तो प्रश्न बनता है मेवाड़ का उद्धारक शासक किसको कहा जाता है? हमीर को कहा जाता है। राणा हमीर को जो है विषम घाटी पंचानन भी की संज्ञा भी दी गई है और ये दी गई है राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। किस में दी गई है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इसको राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया। विषम घाटी पंचानन का अर्थ है विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश्य। हमीर ने सिंगोली कहाँ पर है? बांसवाड़ा। उसके युद्ध में जो है मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। सिंगोली के युद्ध में राणा हमीर ने किसको पराजित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने चित्तौड़ पर अधिकार करके गोइल वंश जिसकी शाखा का नाम है सिसोदिया शाखा की पुनः स्थापना कब की थी? 1303 में, 1312 में, 1326 में, 1344 में। तो उन्होंने वापस जो स्थापना की थी वो की थी 1326 ईस्वी में। सी इसका सही उत्तर है। राणा हमीर के जो दादा थे लक्ष्मण सिंह वो अपने पुत्रों के साथ किसके विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे? बलबन के, फिरोज तुगलक के, जलालुद्दीन खिलजी के या अलाउद्दीन खिलजी के? तो उसके दादाजी जो थे लक्ष्मण सिंह जी वो अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध जो है लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मेवाड़ का उद्धारक शासक किसे कहा जाता है? रावल रतन सिंह, जेत्र सिंह, राणा हमीर या बप्पा रावल? तो मेवाड़ का जो उद्धारक शासक है वो कहा जाता है राणा हमीर को। सी इसका सही उत्तर है। राणा हमीर को किस प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा गया है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, कोमलगढ़ प्रशस्ति, एकलिंग जी प्रशस्ति? तो इसको जो विषम घाटी पंचानन कहा गया है वो कहा गया है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को की सेना को कहाँ पर हराया था? भूताला में, ऊटाला में, सिंगोली में या कोटड़ा में? तो उन्होंने मुगल बिन तुगलक की सेना को सिंगोली में हराया था, जिसको जो सिंगोली जो है वो बांसवाड़ा जिले में है। अगला प्रश्न है सत्य कथन का चयन कीजिए। लाखा का विवाह मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई के साथ हुआ था। लाखा का जो पुत्र था वो था चुंडा, उसको राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। लाखा के समय जावर से चांदी व शीशे की खानें मिली थी। एक बणजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। तो सत्य कथन कौन कौन से वो हमें देखना है। तो ये सारे के सारे जो कथन है वो सत्य है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। सभी अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट शासक के बारे में, महाराणा लाखा। महाराणा लाखा का जो शासनकाल है वो है 1382 से लेकर 1421 ईस्वी तक। 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना था। मारवाड़ के जो रणमल है उसकी बहन थी हंसाबाई, उसका विवाह जो है लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना तय हुआ था। जो मारवाड़ का शासक था रणमल, उसकी बहन थी हंसाबाई, उसका विवाह पहले किसके साथ में होना तय हुआ था? लाखा के पुत्र चुंडा के साथ में। मगर परिस्थितिवश ये विवाह जो है लाखा के साथ में संपन्न हो गया, उसके पिताजी के साथ में हो गया। इस विवाह के साथ में ये शर्त थी कि मेवाड़ का जो उत्तराधिकारी होगा वो हंसाबाई का पुत्र ही होगा, जिससे लाखा का जो योग्य पुत्र था चुंडा, उसको राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। चुंडा को राजस्थान का जो है भीष्म पितामह भी
कहा जाता है। राणा लाखा के समय में जावर माइन से चांदी व शीशे की बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा था, जिससे आर्थिक समृद्धि हो गई थी। इसी समय लाखा के समय जो है एक बंजारा था, उसने पिछोला झील का निर्माण भी कराया था। तो प्रत्येक लाइन में प्रश्न बनते हैं, आप अच्छे से इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, किस मेवाड़ महाराणा की हत्या 1433 ईस्वी में झीलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा व मेरा ने महपा पवार के साथ मिलकर की थी? किसकी हत्या की गई थी? झीलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा व मेरा ने की थी महपा पवार के साथ मिलकर। छत्र सिंह, लाखा, मोकल या कुंभा? तो ये जो हत्या की थी वो की थी मोकल की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम पढ़ते हैं महाराणा मोकल के बारे में। इसका जो शासनकाल है वो है 1421 से लेकर 1433 ईस्वी तक। ये मोकल कौन था? ये महाराणा लाखा का और हंसाबाई का पुत्र था। 1421 ईस्वी में जब मोकल शासक बना तब वो क्या था? अल्प आयु था। इस अल्प आयु होने के कारण चुंडा ने उसका संरक्षक के रूप में कार्य किया था। पर जब चुंडा को लगा कि जो मोकल की माता है हंसाबाई, वो चुंडा पर संदेह करती है, ऐसा लग रहा है वो उसके ऊपर शक कर रही है, तब चुंडा जो है मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया था। और 1433 ईस्वी में मोकल की झीलवाड़ा में चाचा व मेरा ने महपा पवार के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। किसकी? महाराणा मोकल की। किसने की थी? चाचा व मेरा ने। किसके साथ मिलकर? महपा पवार के साथ मिलकर। कहाँ पे की थी? झीलवाड़ा में। कब की थी? 1433 ईस्वी। तो सारी बातें अच्छे से ध्यान रखनी है आपको। अगला प्रश्न है, किसने महाराणा मोकल, जिसका कार्यकाल 1421 से 1433 है, के प्रारंभिक संरक्षक के रूप में कार्य किया, फिर नाराज होकर मांडू चला गया था? रणमल, चुंडा, हंसाबाई या लाखा? तो सबसे पहले संरक्षक के रूप में जो कार्य किया था वो किया था चुंडा ने। बी इसका सही उत्तर है। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर मेवाड़ी सामंतों का विश्वास प्राप्त कर शासक कौन बना था? क्षेत्र सिंह, लाखा, मोकल या कुंभा? तो ये जो शासक बना था वो बना था कुंभा। अब हम पढ़ते हैं महाराणा कुंभा के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक है, इससे प्रश्न जो है हर एग्जाम पूछे जाते हैं। 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। मोकल के बाद में जो है उसका पुत्र था महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा के पिताजी कौन थे? मोकल थे। ये 1433 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने थे। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। कुंभा ने जो है चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को जो है अपनी शक्ति का केंद्र बनाया था। किसको बनाया था? चित्तौड़ को और कुंभलगढ़ को बनाया था। 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में, तो प्रश्न बनता है सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 ईस्वी में हुआ था। मालवा का शासक था महमूद खिलजी, उसको परास्त कर दिया था उन्होंने सारंगपुर के युद्ध में। इस विजय के जो उपलक्ष्य में जो है कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, कीर्ति स्तंभ का निर्माण उन्होंने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई थी। तो कारण क्या था युद्ध होने का? वो था नागौर का उत्तराधिकार विवाद था, जिसके कारण मेवाड़ और गुजरात में युद्ध हुआ था। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया था। कब? 1453 में मारवाड़ से मंडोर छीन लिया था, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र कुंभा के पुत्र का जो नाम था वो था रायमल, उसका विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया था। 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच में चंपानेर की संधि हुई थी। तो ये भी प्रश्न बनता है, चंपानेर की संधि किसके बीच में हुई थी? तो मालवा का महमूद खिलजी और गुजरात का कुतुबुद्दीन, इसके बीच में हुई थी 1456 ईस्वी में। इस संधि में ये तय किया गया कि दोनों शासक मिलजुल कर कुंभा पर आक्रमण करके उसे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे। 1457-58 में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण वे विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें सिरोही, अचलगढ़ और कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध हैं। कवि राजा श्यामल दास भी कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति और बनावट के कारण प्रसिद्ध है। इसका जो शिल्पी था कुंभलगढ़ दुर्ग वो था मंडन।
कुंभा ने जो है चित्तौड़ में कुंभ स्वामी और श्रृंगार चौरी का मंदिर बनाया था। एकलिंग जी का विष्णु मंदिर बनाया था और रणकपुर के मंदिर भी उन्होंने बनाए थे, जो अपनी विशालता और तक्षण कला के कारण अद्भुत है। कुंभा एक विद्वान और विद्यानुरागी शासक था। कान्ह व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य, तो ये भी प्रश्न बनता है, एकलिंग महात्म्य के रचयिता कौन थे? वो थे कान्ह व्यास। उससे ये ज्ञात होता है कि कुंभा जो थे वो वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति में रुचि रखते थे। संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध, ये जो है कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ है। संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी। ये भी इसके जो है इनके द्वारा रचित रचनाएं हैं। चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका। इसके काल में कवि अत्रेय और महेश ने जो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कवि अत्रेय और महेश ने की थी। तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराजा धीराज, ये इनकी उपाधियाँ थी। राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि विरुद्धों से विशुभित किया गया था। कुंभा निसंदेह प्रतापी शासक था, किंतु उसका अंतिम समय कष्ट में रहा। अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया था और उसका जो पुत्र था उदा, उसने 1468 ईस्वी में कुंभा की जो है हत्या कर दी थी। तो ये कुंभा से संबंधित सारी अच्छे से बातें आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक है, इससे संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम इससे संबंधित और क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो लेते हैं। प्रश्न संख्या 117 है, महाराणा कुंभा जिसका जो शासनकाल है 1433 से 1468 ईस्वी है, उसके समय शक्ति के केंद्र जो थे वो प्रमुख केंद्र कौन से थे? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, चावड़। तो उस समय दो शक्ति के प्रमुख केंद्र थे, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 118, महाराणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के किस शासक को हराया था? होशंग शाह, महमूद खिलजी द्वितीय, महमूद खिलजी प्रथम, मुजफ्फर शाह। तो जो अभी हमने पढ़ा था महमूद खिलजी सिर्फ लिखा हुआ था, तो वो महमूद खिलजी प्रथम है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा के समय गुजरात मेवाड़ जो विवाद है उसका प्रमुख कारण क्या था? मांडू का उत्तराधिकार विवाद, नागौर का उत्तराधिकार विवाद, जालोर का उत्तराधिकार विवाद, गागरों दुर्ग के अधिकार का विवाद। गुजरात और मेवाड़ के बीच में युद्ध क्यों हुआ था? इसका कारण था नागौर का उत्तराधिकार विवाद। बी इसका सही उत्तर है। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण जो है किस क्षेत्र को जीतने की खुशी में करवाया था? मांडू, मालवा, गुजरात या अज। तो उन्होंने मालवा युद्ध को जीता था, मालवा के विरुद्ध जो है उन्होंने सफलता प्राप्त की थी, इसलिए उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर को कब छीन लिया था? 1437 ईस्वी में, 1444 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में। तो मारवाड़ से मंडोर उन्होंने छीना था 1453 ईस्वी में। सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 122, राव जोधा जो मारवाड़ के शासक थे, उन्होंने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह जो है किसके साथ में किया था? लाखा, मोकल, कुंभा या रायमल। तो उन्होंने विवाह किया था रायमल के साथ में, जो कुंभा का पुत्र था। अगला प्रश्न है, 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि हुई थी, वो किसके मध्य हुई थी? महाराणा कुंभा मेवाड़ के, महमूद खिलजी प्रथम मालवा, कुतुबुद्दीन शाह गुजरात और महमूद खिलजी द्वितीय मालवा। तो ये हुई थी महमूद खिलजी प्रथम मालवा और कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के बीच में हुई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2 व 3। अगला प्रश्न है, कवि राजा श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था? 84, 8, 32 या 56। तो 84 में से उन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ स्वामी और श्रृंगार चौरी मंदिर किस दुर्ग में है? कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, अचलगढ़ में या बसंतीगढ़ में। तो ये जो दोनों जो मंदिर है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा कालीन निर्मित मंदिर है, कौन कौन से उनके काल में मंदिर बने थे? रणकपुर मंदिर, एकलिंग जी विष्णु मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर और श्रृंगार चौरी मंदिर। तो ये सभी के सभी मंदिर उनके काल में बने थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 व 4।
अगला प्रश्न है, संस्कृत के ग्रंथ एकलिंग महात्म्य के लेखक कौन थे जो महाराणा कुंभा के दरबारी थे? एकलिंग महात्म्य ये किसने लिखा था वो पूछा गया है। सारंगधर व्यास, तिल्ला भट्ट, कान्हा व्यास या मंडन? तो ये लिखा था कान्हा व्यास ने। सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ग्रंथ जो मूल रूप से महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए थे, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध या चंडी शतक? तो कूट है 1 और 2, 1 2 और 3, 1 3 और 4, 1 2 3 4। इस प्रश्न को ध्यान से समझना। आप मूल रूप से जो है महाराणा द्वारा लिखे जो है गए थे वो कौन कौन से थे? तो संगीत राज इनके द्वारा लिखा गया था, संगीत मीमांसा भी लिखा गया था, सूड प्रबंध भी लिखा था, चंडी शतक जो था वह ये मूल रूप से इनके द्वारा नहीं लिखा गया। इसके ऊपर जो टीका थी वो इन्होंने लिखी थी। मूल ग्रंथ किसी और ने लिखा था, उसके ऊपर उन्होंने टीका टिप्पणी की थी, मतलब उसका सार लिखा था, इसलिए ये मूल रूप से इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, वे ग्रंथ जो मूल रूप से महाराणा कुंभा द्वारा लिखित नहीं है। तो कुंभा द्वारा जो लिखित नहीं है वो है एक तो चंडी शतक, एक गीत गोविंद, संगीत मीमांसा इन्होंने लिखा था और एक संगीत रत्नाकर इन्होंने नहीं लिखा था। इन तीनों के ऊपर इन्होंने टीकाएँ लिखी थी। चंडी शतक के ऊपर, गीत गोविंद के ऊपर और संगीत रत्नाकर के ऊपर इन्होंने टीकाएँ लिखी। तो ये मूल रूप से इनके द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है, जबकि संगीत मीमांसा इनके द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 और 4। सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 130। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? मंडन, जैत्रा नापा, अत्रि महेश भट्ट, आला एंड मंडन? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की जो रचना की थी वो आपको ध्यान रखना अत्रि और महेश भट्ट ने की थी। सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, महाराणा कुंभा की उपाधियाँ हैं राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु? तो महाराणा कुंभा की सभी ये उपाधियाँ हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, महाराणा कुंभा की उपाधियाँ थी आलगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, चकवई, हिंदू सुल्तान? तो चकवई इनकी कोई उपाधि नहीं थी, हिंदू सुल्तान इनकी उपाधि थी। तो इसका सही उत्तर हो जाए 1 2 4। ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, महाराणा कुंभा को अंतिम समय में उन्माद रोग मैनिया हो गया था। इस समय इनके किस पुत्र ने 1468 ईस्वी में कुंभा की हत्या कर दी थी? कुंभा की हत्या किसने की थी वो पूछा गया है। तो ऑप्शन है रायमल, सांगा, उदा या जयमल? तो उदा ने जो है इनकी हत्या कर दी थी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.